हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज ड्रामा की वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है लिटिल रूम फॉर होप। ये ड्रामा एक कॉमिक पर बेस्ड है जिसमें कि एक 14 साल की लड़की जिसे उसके पेरेंट्स और उसके क्लासमेट्स काफ़ी टॉर्चर करते थे, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है जब एक लड़का उसे किडनैप कर लेता है और उस लड़की को अब अपने घर से ज़्यादा वो किडनैपर के पास सिक्योर फील होता है। कुछ ही घंटों की मुलाकात में उसे उसके साथ इतनी खुशियाँ मिलती हैं कि उसके साथ वो अपनी आगे की लाइफ स्पेंड करने तक का डिसाइड कर लेती है। लेकिन क्या ये सब सच में इतना आसान होने वाला था? यही हमें इस कहानी में आगे पता चलेगा। ड्रामा की शुरुआत में हम एक न्यूज़ चैनल को देखते हैं जिसमें एक लड़की के किडनैप होने की खबर बताई जा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं, इस ड्रामा की फीमेल लीड है जो कि उस किडनैपर के साथ ये न्यूज़ देख रही थी। और ये किडनैपर हमारे ड्रामा का मेल लीड है जिसका नाम ओनीसन है। लेकिन न्यूज़ में किडनैपिंग वाला पॉइंट सुनकर वो लड़की कहती है कि ओनीसन ने तो मुझे बचाया है, वो कोई किडनैपर नहीं है। जिस पर ओनीसन पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ जैसे अजनबी से डर नहीं लगता? तभी हम उस घर की दीवार पर लड़की की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को देख पाते हैं, लेकिन इससे वो बिल्कुल भी घबराती नहीं है और ओनीसन से कहती है कि तुम तो मुझे कितना ज़्यादा पसंद करते हो कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। इतने में न्यूज़ में लड़की के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ उसकी फिक्र में उसके मॉम डैड का काफ़ी बुरा हाल हो रहा था, लेकिन उस लड़की को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और ऐसा वो क्यों बोल रही थी। ये हम उसके शरीर पर लगे हुए चोट के निशान को देखकर समझ पाते हैं कि वो लोग उसके साथ कैसे सलूक करते थे। वो लड़की अब यहाँ पर ओनीसन से सवाल पूछती है कि क्या पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी? इस पर वो हमें जवाब देता है। तो वो कहती है कि तब तो तुम्हें इसे गेम की तरह लेना चाहिए जिसमें हमें मेरे पेरेंट्स और पुलिस से बचना होगा। और अभी वो सिर्फ 14 साल की है, इसलिए उसके लिए इस तरीके की बातें करना काफ़ी नॉर्मल था। वो ओनीसन से कहती है कि अगर हम उनसे बचने में कामयाब रहे तो फिर हम शादी कर लेंगे, जिसकी ये बातें सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गई थी, इसीलिए वो भागने की कोशिश भी नहीं कर रही थी क्योंकि बाहर वैसे भी उसकी लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस पर ओनीसन कहता है कि अगर हम कामयाब नहीं हुए तो जवाब में वो कहती है कि फिर हम साथ मरेंगे। ये सुनकर ओनीसन बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि हम लोग शादी कर सके। इसका मतलब वो भी उसे पसंद करता है। सीन अब यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट पर आता है जहाँ का माहौल काफ़ी टेंशन भरा था क्योंकि ये किडनैपिंग केस अब नेशनल न्यूज़ बन चुका था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढ कर इस केस को बंद करना था। किडनैपिंग हुए अब 72 आवर्स हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें लगता है कि लड़की अभी तक मारी जा चुकी होगी। इस पर दूसरा ऑफिसर कहते हैं कि उम्मीद करो कि वो जिंदा हो और उन्हें उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दूसरी तरफ ओनीसन खाने पीने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट जाने वाला था, तो वो उससे भी पूछता है कि वो क्या खाएगी, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और बताती है कि ये लाइफ में फर्स्ट टाइम होगा जब कोई मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना कुक करेगा। अब ओनीसन के जाने के बाद वो वहीं पर लेट जाती है और खुद से बोलती है कि अगर मेरे पेरेंट्स या फिर पुलिस ने मुझे ढूंढा तो मैं खुद को मार डालूंगी। यहाँ से फिर हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ वो अपनी लाइफ ख़त्म करने के लिए नदी में कूदने वाली थी, पर सही वक्त पर ओनीसन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम इस तरीके से अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहती हो तो इससे बढ़िया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, जिसका कारण वो उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है। इसका मतलब अब तक जिसे सभी लोग किडनैपर समझ रहे थे उसने तो उसकी जान बचाई थी। और ओनीसन ने जो घर के अंदर उसकी इतनी सारी फ़ोटोज़ लगा रखी थी वो किसी किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए नहीं लगाई थी, बल्कि वो उसे पसंद करता था इसलिए लगाई थी। वहीं ओनीसन जब शॉपिंग करके जा रहा था तो एक पुलिस वाले को देखकर वो घबरा जाता है, जिसकी घबराहट देखकर वो पुलिस वाला उसकी तलाशी लेने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इतने में ही वहाँ पर वही ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्हें हमने पुलिस की मीटिंग में देखा था, इसलिए वो पुलिस वाला ओनीसन को छोड़ देता है। ओनीसन अब जैसे ही घर आता है तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी तरफ से कोई नाम दो क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का दिया हुआ नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तो वो काफ़ी सोचते हुए उसे प्यार से साची नाम देता है जिसका मतलब हैप्पीनेस है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर खुशी मिले, जो सुनकर साची को वो दिन याद आता है जब उसकी मॉम बिना कोई रहम दिखाए उसे मारती थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। उसे भी अब उसकी कोई फिक्र करने वाला मिल गया था, इसलिए वो ओनीसन को गले लगा लेती है और उसे बताती है कि मुझे ये नाम काफ़ी पसंद आया। अब ओनीसन उसके बाल देखकर पूछता है कि क्या इन्हें तुमने खुद से काटा है, क्योंकि वो अच्छे से नहीं कटे हुए थे। जहाँ हम देख पाते हैं कि साची के क्लासमेट्स ने उसे परेशान करने के लिए उसके बाल काट दिए थे और उनके सामने साची खुद को डिफेंड करने तक की भी कोशिश नहीं करती, जिसका मतलब उसके साथ ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती थी और बच्चे उसे बुली करते थे। अब क्योंकि डिनर बनने में थोड़ा सा टाइम था तो ओनीसन खुद ही उसके बाल अच्छे से काटने लग जाता है, लेकिन साची के शरीर पर इतने सारे चोट के निशान देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। तभी वो सिजर उसकी तरफ करके कहता है कि मैं इसे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, कि तुम्हें डर नहीं लग रहा? इस पर वो ना में जवाब देती है
और हंसते हुए बताती है कि मुझे तो इससे भी ज़्यादा दर्द मिल चुके हैं, इतने ज़्यादा कि अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। जो हम देखते हैं कि साची की मॉम 82 मार्क्स आने पर भी उसे काफ़ी बुरी तरीके से मारती थी, इतना कि वो कांच की बोतल तक उठा लेती थी उसे मारने के लिए। जिसकी बातें सुनकर ओनिसन उसे कहता है कि ये कोई हंसने की बात नहीं है, तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सीन अब स्कूल में आता है जहाँ पर साची की क्लासमेट्स उसके किडनैप होने वाली न्यूज़ को लेकर काफ़ी हंस रही थी। उन्हें हंसता हुआ देखकर जब टीचर वहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ से चली जाती है, पर टीचर की नज़र टेबल पर लिखे हुए डाई शब्द पर पड़ती है जिसे साची की क्लासमेट ने लिखा था, यानी कि वो उससे इतनी नफरत करती थी कि वो चाहती थी कि वो मर जाए। दूसरी तरफ डिनर का टाइम हो चुका था जहाँ पर इतना सारा खाना देखकर साची काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और खाना शुरू करती है, जैसे कि पहले कभी उसने इस तरीके का खाना खाया ही ना हो। उसे अच्छे से खाता हुआ देखकर ओनिसन को भी काफ़ी खुशी हो रही थी। साची के इस तरह खाने की वजह भी उसकी मम्मी थी, क्योंकि घर पर वो उसे इंसानों की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करती थी, जिसके नतीजे में साची ने अपनी नज़रें उठाना तक ही बंद कर दिया था। वो खुद को एक्सप्रेस करना कभी जान ही नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर ओनिसन के साथ वो जैसे कि अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट जी रही हो। फिर हम ओनिसन को देखते हैं जब वो काफ़ी छोटा था, तब उसके साथ एक आदमी था जो कि उसे एक बात समझा रहा था कि वो लाइफ में कैसा भी इंसान क्यों ना बने, पर उसकी खुशियाँ कभी पूरी नहीं होंगी जब तक कि वो अकेला है। हालांकि उनकी बातों का मतलब ओनिसन उस टाइम पर नहीं समझ पाया था, लेकिन आज जब वो साची के साथ है तो उसे उनकी बातें समझ में आ गई। डिनर के बाद फिर साची जब वॉलपेपर लगी हुई अपनी फ़ोटोज़ को देख रही थी, तभी उसमें उसे एक सनसेट की फ़ोटो भी दिखती है। जब इसके बारे में ओनिसन से पूछती है तो वो कहता है कि सनसेट से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन इसे बार बार देखने से मुझे इसकी आदत हो गई। इस पर साची बताती है कि मुझे भी सनसेट पसंद नहीं, क्योंकि वो घर लौटने का टाइम होता है, पर यहाँ आने के बाद मेरे सोचने का तरीका बदल गया है। और ये सच है कि किसी चीज़ को लेकर पसंद या फिर नापसंद दिमाग का खेल है। जिसकी ऐसी मैच्योर बातें सुनकर ओनिसन को यकीन नहीं होता कि वो सिर्फ 14 साल की है। तो साची उससे पूछती है कि क्या मैं क्यूट हूँ। इस पर वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये तो कॉम्प्लीमेंट था। अब क्योंकि ओनिसन ने उसके सर पर हाथ रखा हुआ था तो इससे उसे काफ़ी खुशी मिलती है और दोबारा उसे ऐसा करने के लिए कहती है। फिर वो वहाँ पर रखे हुए कैमरा को उठाकर कहती है कि अब हम इन वॉल्स को हमारी फ़ोटोज़ के साथ भर देंगे। जिसके बाद वो अपनी काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं और दोनों को अब यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे उनकी लाइफ की पजल का मिसिंग पार्ट उन्हें मिल गया हो। दूसरी तरफ पुलिस सारे एरियाज़ की जब CCTV फुटेज चेक कर रही थी, तब उन्हें उसमें से किसी एक के अंदर साची दिख जाती है। अगले दिन फिर जब साची टीवी देख रही थी तो उसमें कुछ डेटिंग स्पॉट्स के बारे में बताया जाता है, जो देखकर उसे भी मन कर रहा था कि वो ओनिसन के साथ डेट पर जाए। जिसके लिए जब वो उससे पूछती है तो वो हैरान हो जाता है और बताता है कि बाहर हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं, जो सुनकर साची जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो पकड़े जाए, पर उसका जाने का काफ़ी मन था। तो ओनिसन बोलता है कि भीड़ वाली जगह उनके लिए सही रहेगी, जो सुनकर साची को काफ़ी खुशी होती है। और बाद में ओनिसन उसे यहाँ पर पिंकी प्रॉमिस करवाता है कि वो कभी उससे अलग नहीं होगा, जो सुनकर वो उससे कहती है कि प्रॉमिस तोड़ने वाले को 1000 नीडल्स चुभने जितना पेन होगा। इस पर ओनिसन खुद से मन में कहता है कि एक ही रूम में होने के बावजूद भी, और आखिर ऐसा क्या है जो कि वो एक दूसरे से छुपा रहे हैं। फिर हम साची की मॉम को देखते हैं, जिसमें वो दोनों पुलिस ऑफिसर साची की आखिरी CCTV इमेज लेकर आते हैं और बताते हैं कि हो सकता है कि ये केस किडनैपिंग का हो ही ना। जो सुनकर मॉम तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि अगर ऐसा है तो भला वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, और वो उन्हें उसे वापस जल्दी ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ साची ने अपना पूरा लुक चेंज कर दिया था, जिसे पहचानना काफ़ी मुश्किल था। बाहर निकलने से पहले वो ओनिसन से उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। जिस पर ओनिसन उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर जाता है, जहाँ उसे बाहर आने पर काफ़ी खुशी हो रही थी और दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं। दोनों फिर जब एक शॉप पर जाते हैं, तब उस शॉप की ओनर ओनिसन से उसे किडनैपिंग केस की बात कर रही थी कि पता नहीं वो किडनैपर उस बच्चे का क्या हाल करेगा। ये सुनकर साची मायूस हो जाती है। तभी ओनिसन जवाब देता है कि काश उस लड़की को अपनी खुशियाँ जल्दी मिल जाए, जिस पर लेडी कहती है कि वो भी यही चाहती है। अब वहाँ से जाने के बाद रास्ते में साची को उसकी वही 2 क्लासमेट्स दिखती हैं, जो कि उसे स्कूल में परेशान किया करती थी। उन्हें देखकर वो काफ़ी डर जाती हैं। तभी उन 2 लड़कियों को लगता है कि इस कैब के अंदर साची है, जिसे जब वो चेक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी ओनिसन उनसे पूछता है कि तुम्हें मेरे भाई से क्या काम है। ये सुनकर वो दोनों यहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने इसे पहले कहीं पर देखा है। अब आगे बढ़ते हुए साची ओनिसन से कहती है कि मैं कहीं तुम्हारे लिए परेशानी तो नहीं खड़ी कर रही हूँ। इस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिर उसे समझाता है कि हर किसी को सामने वाले की बुरी बात चुभती है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन अब से उस दर्द को बांटने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर साची रोते हुए उसे बताती है कि उसे हमेशा दूसरों की बातों का बुरा लगता है, जिसे कभी वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई।
वहीं वो दोनों पुलिस ऑफिसर साची के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसके टीचर से मिलते हैं ताकि वो उसकी फैमिली के बारे में जान सके। इस पर टीचर को याद आता है कि एक बार साची ने उसे बताया था कि कम मार्क्स आने पर उसकी मॉम उसे मारेगी, लेकिन टीचर इस बात को ऑफिसर को नहीं बताते। दूसरी तरफ साची की लाइफ में अचानक से सब कुछ इतना अच्छा होने लगा था कि वो सोचने लग जाती है कि क्या वो इन खुशियों की हकदार है या फिर नहीं। जिस पर ओनिसन उसे कहता है कि तुम जिंदगी भर बाहर का दुख झेल चुकी हो, इसलिए आपसे तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ होंगी। हालांकि ओनिसन के पास उतने रिसोर्स और पैसे नहीं थे कि वो साची को आम लोगों जितनी खुशियाँ दे सके, पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। पर साची को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ ओनिसन चाहिए था जिसके साथ वो खुश रहे, पर उसे इस बात का डर था कि ये खुशियाँ उसकी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी। फिर हम यहाँ से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर साची ने जब 98 मार्क्स स्कोर करे थे उस वक्त ही उसके पेरेंट्स ने उसे मारा था। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो वही दो लड़कियाँ उसकी टेबल पर डाई लिख रही थी, जो देखकर वो क्लास के बाहर ही रुक जाती है। जब टीचर उसे परेशान देखता है तो वो उसकी मदद करने के बजाय उसे अपने स्टोर रूम में लेकर जाता है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसका मतलब टीचर भी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था और इतनी कम उम्र में ही साची बहुत कुछ झेल चुकी थी जिसे वो किसी को बता भी नहीं सकती। लेकिन इतने सारे दुखों के बाद भी आज जब इतनी खुशियाँ उसे मिल रही थी तो वो डर रही थी कि ये सब उसे दूर हो जाएगा। वो इन खुशियों को अपने आखिरी पलों तक साथ चाहती थी, जिस डर की वजह से वो अभी अपनी लाइफ ख़त्म करने का डिसीजन ले लेती है। वो ब्रिज के दूसरी तरफ चली जाती है और ओनिसन को शुक्रिया करती है कि उसने उसे इतना कुछ दिया, जिसके बाद वो अपने हाथ छोड़ देती है, जो देखकर ओनिसन भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ऐसा डिसीजन तुम नहीं ले सकती। तुमने मुझे वादा किया था कि हम सब कुछ ख़त्म होने के बाद शादी करेंगे। इस पर साची अपना दूसरा हाथ आगे कर देती है। ऊपर आने के बाद वो उसे गले लगा लेती है और बताती है कि मैं बस इन खुशियों को अपने आखिरी वक्त तक साथ चाहती थी। तो ओनिसन अपना हाथ उठा लेता है, जो देखकर साची को लगता है कि वो भी उसे मॉम की तरह मारने वाला है, लेकिन वो उसके सर पे प्यार से हाथ रखते हैं और उसे समझाता है कि आइंदा अगर उसके मन में ऐसा कोई ख्याल आए तो पहले वो उससे बात करे, जिसकी बात वो समझ जाती है। उसने इस तरीके की फीलिंग को पहली बार एक्सपीरियंस किया था, इसलिए वो अब से ओनिसन के साथ ही रहने का डिसीजन लेती है। फिर ये लोग अपनी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को क्लिक करके घर आते हैं और उन्हें वॉल पर लगा देते हैं। इसके बाद हम एक मास्क लगाए हुए शख्स को देखते हैं जो कि अपनी आवाज़ बदल कर एक वीडियो बना रहा था, जिसमें वो कह रहा होता है कि इस वक्त हर तरफ जिस लड़की के किडनैप होने की बातें हो रही है उसे मैंने ही किडनैप किया है। आगे वो बताता है कि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा सपना है कि मेरा एक घर हो जिसमें सिर्फ खूबसूरत लड़कियां हो। पर यह वीडियो देखकर साची को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि ओनिसन क्रिमिनल नहीं है, जो सुनकर उसे अच्छा लगता है। पर वो जानता था कि भले ही साची उसके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन दुनिया की नज़र में वो एक लड़की या किडनैपर है। फिर जब साची अपने सपोर्ट में कुछ और वीडियोस देखती है तो वो ओनिसन से कहती है कि ये सभी झूठे हैं जो कि हीरो बनने के लिए मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। सच तो ये है कि उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सच में मेरी फिक्र हो। इस पर ओनिसन कहता है कि हो सकता है कि हज़ारों लाखों में से एक दो लोग ऐसे हों जिन्हें तुम्हारी सच में फिक्र हो और वो तुम्हें ढूंढ ले। इससे पहले ऐसा कुछ हो तुम्हें लौट जाना चाहिए। ये सुनकर साची गुस्से में ओनिसन को पिलो से मारती है और आइंदा ऐसी बात करने से मना करती है। अब साची को गुस्से में देखकर वो उसे हंसाने लग जाता है क्योंकि उससे पहले कभी भी उसे गुस्से में नहीं देखा था। वो उसे इस सब के लिए माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि तुम्हें उस वीडियो की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने मजाक किया होगा। सीन अब उन दोनों पुलिस ऑफिसर पर आता है जो कि उस मास्क वाले आदमी की वीडियो को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दूसरा ऑफिसर साची की मॉम की फ़ोटो को लेकर कुछ सोच रहा था, जैसे कि उसे उनके बयान में कोई गड़बड़ लगी हो। पर उसकी कलीग बोलती कि तुमने कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। हमने जब उस लड़की के टीचर से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं ओनिसन साची को मायूस देखकर उसे फिर से समझाता है कि उसे वीडियो की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो उसे गले लगा लेती है और मन में कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब झूठी तसल्ली है, लेकिन यही वो चीज़ है जो कि मैं हमेशा से सुनना चाहती थी। इन झूठी तसल्ली की सच्चाई वो दोनों बखूबी जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे से इसके बारे में बात नहीं करते और डिनर बनाने के लिए जाते हैं। पर खाना बनाते वक्त भी वो अभी भी अपनी सोच में उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन खुशियों को वो अभी महसूस कर रही है वो सच है या फिर उन खुशियों को बनाया जा रहा है। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि जिन खुशियों को वो इतने सालों से ढूंढ रही थी वो उसे ओनिसन के साथ मिल रही थी। इसके बाद हम साची के टीचर को देखते हैं जो कि उसकी मॉम से मिलने के लिए जाता है।
टीचर यहाँ पर मॉम से कहता है कि आपको साची के जख्मों की काफ़ी फिक्र हो रही होगी, जो कि उसके किडनैप होने से पहले उसके शरीर पर थे। ये सुनकर तो मॉम हैरान हो जाती है। टीचर यहाँ पर उनसे पूछता है कि आप लोगों को सच में साची की फिक्र है, जिसके सवालों का मॉम के पास कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद टीचर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है, मानो कि वो साची की मॉम को ब्लैकमेल करने के लिए आया था। दूसरी तरफ साची उस मास्क मैन की नई वीडियो देख रही थी, जो कि सभी को बता रहा था कि उसकी लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग हो रही है, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो कब अरेस्ट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उस लड़की को भी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं चाहते तो कल मुझे उसी टाइम पर आकर मिलो। मानो कि इस मास्क मैन ने ये वीडियो किसी को मैसेज देने के लिए बनाई हो। जिसकी ये बात सुनकर साची काफ़ी घबरा जाती है, जैसे कि वो मास्क मैन उसे बुला रहा हो। यहाँ से फिर हम साची के स्कूल का दिन देखते हैं। जब उसके अच्छे मार्क्स आए थे तब उसका टीचर उसे स्कूल के बाद उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। तो साची स्कूल के बाद उसी स्टोर रूम में जाती है, जहाँ वो टीचर आकर उसके साथ गलत हरकत करने लगता है। यानी कि हो सकता है कि उस मास्क के पीछे जो पर्सन है वो ज़रूर उसका टीचर हो। जिसके बाद वो उनिसन से सवाल करती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो ना? और तुम कभी पुलिस से पकड़े भी नहीं जाओगे? जिन सभी सवालों का वो हाँ में जवाब देता है। इस पर साची उसे पिंकी प्रॉमिस करवाती है। साथ ही वो जानती थी कि ये पिंकी प्रॉमिस भी बस किसी को तसल्ली देने के जरिया है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगी ताकि उनकी खुशियाँ कभी धुंधली ना पड़े। अगले दिन फिर जब ओनिसन सामान लेने के लिए स्टोर जाने वाला था, तब वो साची को सोते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे ब्रिज पर किया हुआ वादा याद आता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा। पर फिर वो खुद से कहता है कि ये तो मैंने जल्दबाजी में कह दिया था ताकि साची अपनी लाइफ खत्म ना करे। अब स्टोर की तरफ जाते वक्त ओनिसन साची के स्कूल के सामने से गुजरता है, जहाँ वो उसके टीचर को देखकर खुद से सवाल करता है कि अगर मैं उस टीचर की जगह होता तो क्या साची को बचा पाता? जिसका वो खुद ही ना में जवाब देता है और सोचता है कि अगर वो उस दिन साची से नॉर्मल हालातों में मिलता तो उन्हें एक दूसरे में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता। फिर जैसे ही ओनिसन सामान लेकर घर पहुंचता है तो बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन पुलिस तो इस एरिया के अंदर सिर्फ किडनैपिंग के बाद राउंड अप ले रही थी। वो ओनिसन से कुछ सवाल करना चाहते थे, जिसके लिए वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, जो सुनकर वो उन्हें टालने की कोशिश करता है कि उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन उससे पुलिस का शक उस पर बढ़ जाता है, इसलिए मजबूरन ओनिसन को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। लेकिन वो हैरान रह जाता है जब उसे साची नहीं दिखती, क्योंकि साची तो ओनिसन को बिना बताए टीचर से मिलने के लिए चली गई थी। अब पुलिस को भी यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसलिए वो उसे किडनैप की हुई लड़की की डिटेल्स देकर चले जाते हैं। पर ओनिसन काफ़ी घबराया हुआ था कि साची आके चली कहाँ गई। सीन अब यहाँ से साची की मॉम पर आता है, जिससे मिलने के लिए वही 2 ऑफिसर्स आए हुए थे। वो मॉम को बताते हैं कि साची की लास्ट लोकेशन के बाद उन्होंने एविडेंस ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। तभी दूसरा ऑफिसर उनकी बेटी का रूम देखने की रिक्वेस्ट करता है, जहाँ अंदर जाने के बाद वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और मॉम से सवाल करता है कि आखिर उन्होंने अपनी बेटी को कब देखा था। तो मॉम बताती है कि सुबह स्कूल जाने के बाद वो घर लौटी ही नहीं, जबकि वो तो स्कूल ख़त्म होने के बाद वहाँ से निकल चुकी थी। फिर घर से जाने के बाद उसके कलीग उससे पूछते हैं कि तुमने अचानक रूम क्यों चेक किया। इस पर ऑफिसर कहता है कि उस लड़की की मॉम झूठ कह रही है, क्योंकि अगर वो स्कूल जाने के बाद लौटी ही नहीं तो सारे सब्जेक्ट की बुक्स उसकी टेबल पर कैसे रखी हुई थी। साथ ही उसने हमें मिलने के लिए तब बुलाया जब उसके नेबर्स उसके घर के बाहर थे। ऐसा करके वो उनके सामने खुद को बेचारी माँ साबित करना चाहती है, जिसे अपने बच्चे की काफ़ी फिक्र है। और जिस तरीके से केस चल रहा था उसे किडनैपिंग बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन मॉम इसे बार बार किडनैपिंग ही कह रही थी, जैसे इसके जरिए वो कुछ छुपाना चाहती हो। इन सब हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कभी नहीं चाहती कि उसकी बच्ची उसे वापस मिले। ये सुनकर उसकी कलीग हैरान हो जाती है। वहीं ओनिसन जब सीसीटीवी चेक करता है तो उसमें साची किचन से एक बड़ा चाकू अपने साथ लेकर चली जाती है। ये देखकर ओनिसन काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी थी और इस बार वो उसे बिना बताए कहीं पर चली गई। सीन अब यहाँ से साची पर आता है, जो कि अपनी टीचर से मिलने के लिए उसे स्टोर रूम में जाती है। टीचर को देखते ही यहाँ पर वो उसे गले लगा लेती है और उसे बताती है कि मैं काफ़ी मुश्किल से अपने किडनैपर से बचकर यहाँ पर आई हूँ। मैंने उस किडनैपर को तुम्हारी वीडियो देखते हुए सुन लिया था। जिसकी बातें सुनकर टीचर काफ़ी खुश होता है कि उसका वीडियो बनाना वेस्ट नहीं हुआ। तभी साची उसे वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है और बताती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन टीचर उसका मजाक बनाने लग जाता है कि तुम्हें झूठ भी ठीक से नहीं बोलना आता। मैं जानता हूँ कि उस वीडियो को डिलीट करवाने के बाद तुम मौका पाकर मेरे हाथों से भाग जाओगी। इतना कहकर वो जैसे उसके करीब आने लगता है,
तो साची अपने साथ लाया हुआ चाकू उसकी तरफ कर देती है और उसे अपने करीब आने से वार्न करती है। दूसरी तरफ ओनिसन साची को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसे याद था कि इस मास्कमैन की वीडियो देखने के बाद साची थोड़ी सी घबराई हुई थी, तो उसे समझ में आ जाता है कि वो ज़रूर इस मास्कमैन के पीछे के चेहरे को जानना चाहती होगी। फिर वो उस वीडियो को वापस से देखने पर नोटिस करता है कि मास्कमैन ने हिंट देकर साची को उससे एक पर्टिकुलर टाइम पर मिलने के लिए बुलाया। इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज का टाइम चेक करता है जब साची यहाँ से निकली थी। फिर वो उन क्लिक पिक्चर्स की टाइमिंग से इस टाइमिंग को मैच करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि साची इस वक्त अपने स्कूल के स्टोर रूम में जाती थी। दूसरी तरफ टीचर साची को उकसाने लग जाता है। वो उसे कहता है कि अभी तक जिस तरह की लाइफ तुम्हारी चल रही है उससे दूर रहने के लिए तुमने अपने किडनैपर के साथ रहना ही ठीक समझा। इसी बात से टीचर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसने मुझ में से और किडनैपर में से किडनैपर को चुना। इस पर साची उसे बोलती है कि तुम तो एक क्रिमिनल से भी कहीं ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो जिसने कि अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। तो टीचर अब यहाँ पर उसके मन में किडनैप करने वाले के खिलाफ डर पैदा करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि देख लेना वो तुम्हें छोड़ देगा, उसे तुम्हारी खुशियों की ज़रा भी फिक्र नहीं है। जिस पर साची कहती है कि मैं भी उसे सिर्फ अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टीचर कहता है कि अगर तुम वो करो जो कि मैं चाहता हूँ तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और तुम्हारे किडनैपर को भी जाने दूंगा, पर इस सब के बदले तुम्हें मुझे अपना किडनैपर बनाना होगा। तो इसके बाद वो साची के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। पर इतने में वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि स्टोर रूम बंद करके चली जाती हैं। अब साची जानती थी कि अगर उसने मदद के लिए उन लड़कियों को आवाज़ लगाई तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि साची अपने किडनैपर से आज़ाद हो गई है और वो फिर कभी भी ओनिसन के साथ नहीं रह पाएगी, जिस बात का वो टीचर फ़ायदा उठाने लग जाता है। अब साची चाहकर भी खुद को उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। इन हालातों में वो पूरी तरीके से हार मान लेती है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही है जिसमें उसे कभी भी खुशियाँ नहीं मिलेंगी। इतने में स्टोर रूम का लॉक तोड़कर ओनिसन अंदर आ जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो उस टीचर से कहता है कि मैं साची का असली किडनैपर हूँ। उसने यहाँ पर टीचर की फ़ोटो भी क्लिक कर रही थी जब वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और अगर ये फ़ोटो बाहर आई तो टीचर का क्या होगा ये वो अच्छे से जानता था। तभी अचानक टीचर उस चाकू को उठाकर ओनिसर पर हमला कर देता है। पर यहाँ हम देख पाते हैं कि ओनिसर उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर था, जो उसे बचकर उसे अपने पैरों के नीचे ले आता है। अब टीचर भी जान गया था कि वो उसे नहीं जीत पाएगा, तो वो उसे सिर्फ मेमोरी कार्ड मांगता है और कहता है कि तुम जा सकते हो। इसीलिए ओनिसन उसे वो दे देता है। लेकिन इतने में साची चाकू उठाकर टीचर को मारने वाली थी क्योंकि उसने अभी तक उसके साथ काफ़ी गलत किया, पर ओनिसन उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद टीचर किसी साइको की तरह हंसने लग जाता है और ओनिसन से बदले की आग में पुलिस को फ़ोन लगाने वाला था। पर इतने में वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें किसी ने इस टीचर के खिलाफ एनोनिमस कंप्लेंट की थी, जो सब कुछ ओनिसन का ही प्लान था ताकि मेमोरी कार्ड टीचर को देने के बाद वो खुद ही उसे सबूत के साथ वहाँ पर पकड़वा सके। जहाँ वापस जाते वक्त साची उसे शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। वो उसे बोलते हैं कि मुझे बचाने के चक्कर में तुम पकड़े जा सकते थे। तो ओनिसन जवाब देता है कि तुमने कहा था ना कि ये गेम है। तभी साची ओनिसन को अपने साथ एक नए रास्ते पर लेकर जाती है, जहाँ पहले वो रास्ते से फ्लावर्स को इकट्ठा करती है। फिर वो उन्हें लेकर एक बंद बिल्डिंग की स्टेज पर जाती है और ओनिसन से कहती है कि हमें अपनी वेडिंग सेरेमनी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।